दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। अपने राज्य में यानी बिहार में राजनीतिक पंडितों का जो महकमा है वो आए दिन इस राजनीति पर विशेष चर्चा करते नजर आते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पंचायत चुनाव से लेकर के लोकसभा के चुनाव तक का पूरा ब्यौरा आपको चौक चौराहे, चाय की दुकान या जो गांव के चौपाल होते हैं वहां पर एक से एक राजनीतिक पुरोधा मिलेंगे, आपको राजनीतिक ज्ञानी मिलेंगे। उन्हीं ज्ञानियों ने कई बार तो जाति व्यवस्था पर भी, जो वोट जो होता है वो जातिगत व्यवस्था पर कायम हो चुका है, इसकी बात करते नजर आते हैं। और जाति व्यवस्था जो है इतना हावी हो चुका है कि राज्य में आए दिन चाहे सरकार किसी की भी हो, कोई गठबंधन में आए या अपने दम पे सरकार बनाए, कहीं ना कहीं जाति जो है वो हावी होता ही है। हाल के दिनों को देखा जाए तो जातिगत व्यवस्था का असर यहाँ तक हो गया है। बेगूसराय में जो गोलीकांड हुआ है, अब राजनीतिक माहौल में ये फिर से जाति पर आधारित हो गया है। यानी फलाने जाति के लोग वहाँ पर गोलीकांड किए होंगे, कोई कह रहा है फलाने जाति के लोग वहाँ पर गोलीकांड किए हैं। अब जाति का मामला जो है क्या है और क्यों हमारे समाज पर और खास करके राजनीति में ये हावी हो रहा है, हम इस बात पर चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर के पास, और इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो जातिगत व्यवस्था है ये हमारे समाज के लिए, राजनीति के लिए और हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए ये कितना बुरा या अच्छा साबित हो सकता है। अब अच्छा तो कभी नहीं साबित होगा ना। जाति व्यवस्था इतनी एक सड़ी हुई व्यवस्था है कि ना 1000 साल पहले ये अच्छी थी, ना 1000 साल बाद ये अच्छी रहेगी। जब भी रहेगी तो ये बुरी ही रहेगी, क्योंकि जाति व्यवस्था का मतलब ही है कि आप इंसान और इंसान के बीच जातीय आधार पर भेद कर रहे हैं, किसी को ऊंचा किसी को नीचा मान रहे हैं। तो जाति व्यवस्था की जो अवधारणा ही है वही मानवता के विरुद्ध है, वही इंसानियत के खिलाफ है। इसलिए अच्छा होने का तो सवाल ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी आपने कहा, मुख्यतः अभी आपने बिहार के संदर्भ में कहा कि बिहार में पंचायत चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा चुनाव हो, एक जातीय गोलबंदी की बात होने लगती है। और अभी जो बेगूसराय में गोलीकांड हुआ उसमें भी एक जातीय एंगल आ रहा है। तो इसमें मैं 2-3 बातें कहूँगा। एक तो ये बात है कि ये जो समस्या है ये सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, ये अखिल भारतीय समस्या है। अखिल भारतीय, हाँ। अच्छा। अब एक आईपीएस अधिकारी के रूप में मैंने कई दूसरे राज्यों में भी चुनाव कराए हैं। जी जी जी। और गुजरात में मैंने चुनाव कराया, कर्नाटक में कराया, पंजाब में कराया, अलग अलग राज्यों में कराया। और ये जो व्यवस्था है, ये जातीय गोलबंदी की समस्या मैंने हर जगह देखी है। जातियाँ अलग अलग हो सकती हैं, जैसे बिहार के संदर्भ में आप बात करेंगे तो कोई भूमिहार है, कोई राजपूत है, कोई ये है वो है। मैं कर्नाटक में गया था, 4 साल पहले की बात बताता हूँ। तो कर्नाटक में ये आपको भूमिहार राजपूत नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ अलग अलग जातियाँ हैं। लिंगायत है, लिंगायत एक बड़ी जाति है कर्नाटक की। 18% आबादी लिंगायत लोगों की है। अभी जो वहाँ मुख्यमंत्री है वो भी लिंगायत है। एक लिंगायत वहाँ बड़ी जाति है। एक जाति है उसको वोक्कलिगा कहते हैं, जो देवेगौड़ा हमारे प्रधानमंत्री थे, वोक्कलिगा थे। एक जाति होती है जो गडेरिये का पेशा करते थे, उसको कुरुबा कहते हैं। अब ये सब इन जातियों में, जैसे बिहार में आप देखते हैं कि कोई राजपूत लॉबी है, कोई भूमिहार लॉबी है, कोई ब्राह्मण लॉबी है, कोई कुर्मी है, कोई कोयरी है, टाइप से होता है। वहाँ भी मैंने कर्नाटक में वही हाल देखा। जबकि एक धारणा है कि नहीं, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में ज़्यादा शिक्षा है, दक्षिण भारत में ज़्यादा समाज सुधार हुआ है। और जनरली लोग मानते हैं, हाँ, जनरली लोग मानते हैं कि जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, यूपी, बिहार, ये सब में ज़्यादा खराब हालत है। लेकिन मैं तो कर्नाटक में भी मैंने वही देखा। वहाँ भी वही लिंगायत, वही वोक्कलिगा, वही कुरुबा, वही ये सब कुछ वही हो रहा है। तो कहने का ये मतलब कि ये जो समस्या है ये पूरी राष्ट्रीय समस्या है। अब वजह इसकी क्या है मैं बताता हूँ। वजह ये है कि जो डेमोक्रेसी है, ऐसे तो अच्छी चीज़ है, मैं जनतंत्र का कोई विरोध नहीं करता, लेकिन जनतंत्र के साथ ही जुड़ी चीज़ एक वोट बैंक की राजनीति होती है। जी जी जी। है ना? क्योंकि यहाँ तो चुनाव से तय होता है, चाहे पंचायत चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हर जगह वोट बैंक है। अब वोट बैंक में के लिए लोग क्या करते हैं कि लोग जातीय गोलबंदी करते हैं। अब मान लीजिए लालू जी हैं,
बिहार के संदर्भ में आप बात करें तो उनकी जातीय गोलबंदी होगी, जिसको माई समीकरण कहा जाता था, मुस्लिम यादव समीकरण, है ना। जी, जी। तो वो उनका जातीय समीकरण था। उन्होंने जोड़ लिया था कि 14% यादव हैं बिहार में, 11% मुसलमान हैं, तो 25% का मैं माई समीकरण बना के रखूँगा, तब तो मेरे बल्ले बल्ले हो जाएगी। हमारे जो पलटू राम है, नीतीश कुमार, है ना, इनका लवकुश समीकरण है ना। बिहार में कुर्मी और कोयरी जातियों को लवकुश जातियां कहते हैं, तो पलटू राम का लवकुश समीकरण है। अब इसमें भी देखिए कितना बड़ा पाखंड है, मीडिया भी कितना पाखंड करता है। लालू जब करते हैं यही सब काम, माई और ये सब, तो मीडिया कहता है अरे जातिवाद है, घोर जातिवाद का नंगा नाच हो रहा है, ये है वो है। जब पलटू राम वही काम करते हैं तो मीडिया उसको कहता है सोशल इंजीनियरिंग। अच्छा। देखिए ये शब्दों का किस तरह खेल होता है। लालू करे तो जातिवाद और पलटू राम करे तो सोशल इंजीनियरिंग है, समाजवाद। हाँ वो सोशल इंजीनियरिंग है, उसमें इंजीनियरिंग लोगों को दिखाई देता है। तो सारी पार्टियां, मतलब यदि आप छोड़ दें वामपंथी दलों को छोड़ दें, यदि मेरा मानना है कि देश में कुछ नैतिकता बची है, राजनीतिक नैतिकता, तो वह वामपंथी दलों में बची हुई है, थोड़ी हद तक कांग्रेस में, नहीं तो बाकी तो सारी पार्टियां। अब भाजपा वाले बहुत वंदे मातरम और क्या क्या करते हैं, क्या भाजपा ऊपर है जातिवाद से? अब यूपी में देखिए आदित्यनाथ की जब से सरकार बनी है, वहाँ ठाकुरवाद का, राजपूतवाद का नंगा नाच हो रहा है। बिहार में आप देखिएगा, यदि जातीय के संदर्भ में बात करें तो भूमिहार इतना बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का कि गांव में लोग मजाक मजाक में बीजेपी को भूमिहार जात पार्टी कहते हैं, जी, जी। है ना। तो वो भी वही जातीय खेल खेल रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो जातीय चीज़ है वो हर जगह आ गई है, और एक बहुत, मतलब मैं कहूँगा कि एक नासूर बन गया है, एक बहुत बड़ा ये जख्म बन गया है हमारे जनतंत्र के लिए। और जो कहते हैं लोग कि जाति है कि जाति नहीं, ये जाति ऐसी चीज़ है कि जाति है कि जाति नहीं, ये घूम फिर के आ ही जाएगी। और सबसे दुख की बात है कि ऐसी बात नहीं कि बस अनपढ़ लोगों में ये सीमित है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप बिहार के संदर्भ में देखेंगे, जो बौद्धिक वर्ग है, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, ऑफिसर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनसे आप सोचते हैं कि ये लोग जात पात से ऊपर उठ के काम करेंगे, उनके भी दिमाग में वही जाति का जहर भरा हुआ है। पढ़े लिखे लोग भी आप देखेंगे अपने ही, ज़्यादातर अपनी ही जाति में शादी करते हैं। पढ़ के प्रोफेसर बन जाएंगे लेकिन शादी वो अपनी जाति में ही करेंगे। पढ़ के बन जाएंगे कुछ डॉक्टर, इंजीनियर और अंतरिक्ष वैज्ञानिक, लेकिन शादी अपनी ही जाति में करेंगे। तो जाति का क्या, दो ही बड़ा आधार है कि रोटी और बेटी। रोटी का रिश्ता और बेटी का रिश्ता, इसी दो से ना जाति एक कायम रहती है। तो रोटी का रिश्ता तो अब बहुत कुछ हद तक ख़त्म हो गया है, सब जाति के लोग साथ साथ खाते हैं, क्योंकि अब शहरों में आप देख ही नहीं सकते, आप किसी होटल में जाइएगा, कहीं जाइएगा, सब लोग साथ खाते हैं। लेकिन जो बेटी का रिश्ता है, अभी भी आप देखिएगा बहुत सारे लोग अपने को पढ़े लिखे कहेंगे, जैसे बिहार के संदर्भ में कहूँ, बोलेंगे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर हूँ, लेकिन बेटी यदि उनकी दूसरी जाति में शादी करने लगेगी तो उनको 100 डिग्री बुखार हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में पूरा जात पात का जहर भरा हुआ है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इससे हम लोग को निकलना पड़ेगा। सर, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जी। हम अगर उसमें भी वही चीज़ डाल रहे हैं, जैसा जी। कि आपने कहा कि एक बौद्धिक वर्ग भी है जो इससे ग्रसित है, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे खुद को हम समाज के सामने कहते हैं कि हम बहुत बढ़े चढ़े हैं, जी, जी। बहुत आगे हैं, समाज से ऊपर उठे हुए हैं और एक संभ्रांत परिवार में जीवन जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उनकी जो पीढ़ी है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, अगर हम इनको अगर सेफ नहीं कर पाते हैं, तो क्या हमारे देश की स्थिति फिर से और गर्त में नहीं चली जाएगी जो अभी स्थिति है? वही हो रहा है ना। देश में देखिए धर्म और जाति के नाम पर एक, मतलब इतना वैमनस्य आ गया है कि ये तो देश की एकता के लिए बहुत खतरनाक है। आप मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, मैं तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि इतिहास को आप देखिए, जब कभी हिंदुस्तानी लोग आपस में लड़े हैं, चाहे जात के नाम पर लड़े हों, धर्म के नाम पर लड़े हों, क्षेत्र के नाम पर लड़े हों, कोई बाहरी ताकत ने आकर हमें गुलाम बना लिया है। ये तो हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। सब जब हिंदुस्तानी आपस में लड़ते रहे तो इंग्लैंड जो एक छोटा सा देश है हिंदुस्तान के मुकाबले, अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बना लिया। तो हम लोग को तो चेतना होगा, समझना होगा कि यदि इस तरह से हम लोग एक दूसरे के खिलाफ, भूमिहार लोग यादव की टांग खींचते रहे, यादव लोग भूमिहार की टांग खींचते रहे, वो उसके पीछे पड़े रहे, वो उसके पीछे पड़े रहे, तो ये देश कहाँ जाएगा, ये तो गर्त में चला जाएगा। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपको, आपका कि आपने इस बात पर हमसे चर्चा की। एक बार एक आखिर में फिर से मेरे जहन में एक सवाल आ रही है जो हम आपसे फिर से मुखातिब होंगे। हम सर ये पूछना चाह रहे थे कि क्या वोट, जब हमारे यहाँ चुनाव का जब मौसम आता है, उसे पर्व के रूप में हम मनाते हैं सर,
चुनाव में हमें क्या करना चाहिए? हम नेता चुन लेते हैं, उसके बाद हमें झेलना पड़ता है। चुनाव में हमें किस तरह से इसको अपने ज़हन से निकालना होगा ताकि हम एक किसी भी जाति का व्यक्ति हो जो प्रतिनिधित्व करेगा हमारा, जो पूरे देश को, पूरे राज्य को प्रतिनिधित्व देगा हमारी तरफ से, उसके लिए हम क्या करें? इस जाति के लेवल से ऊपर कैसे उठ के हम उसकी जो उसके अंदर की जो क्वालिटी है उसको पहचानने का प्रयास करें? वही तो समझदारी आनी चाहिए। यहाँ पर जो होता है चुनाव में, आप देखेंगे, जैसे अभी मैं बिहार के संदर्भ में भी कहूँ, तो लोग अपनी अपनी जाति के अपराधी को नायक बना देते हैं, जी। है ना? बहुत सारे मुसलमान को आप देखेंगे कि शहाबुद्दीन उनका हीरो बना रहता है, जो एक माफिया डॉन था। बहुत सारे भूमिहारों को आप देखेंगे अनंत सिंह के पीछे दौड़ते रहेंगे, है ना? बहुत सारे राजपूतों को आप देखेंगे आनंद मोहन की जय जयकार करते रहेंगे। समझ नहीं पाते हैं वो कि एक मोटी बात नहीं समझ पाते हैं। और फिर जब चुनाव होता है तो वो लोग जातीय आधार पर देते हैं वोट, और फिर जब अपराध बढ़ता है समाज में तो बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। हमारे देश में एक नेहरू जी हैं, कोई भी समस्या हो तो उसको नेहरू जी पर ठीकरा फोड़ दीजिए, चाहे कश्मीर की समस्या हो या कल्लू राम का कब्जियत हो, नेहरू जी को क्रिटिसाइज़ कर दीजिए। तो इससे हम लोग को ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि हम एक मोटी बात समझ ली हुई कि आप बबूल का पेड़ लगा के आम नहीं खा सकते हैं, है ना? आप सड़े हुए लोगों को आप एमएलए बनाइएगा, एमपी बनाइएगा तो आप अच्छे शासन की आज न कल अपना असर दिखाएगा। बिल्कुल, और आप पर ही वो पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस मोटी बात को हमें समझना है। ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन कहते हैं ना कि कॉमन सेंस बहुत अनकॉमन चीज़ होती है, तो ये कॉमन सेंस लोगों में नहीं है। यही मैं कहूँगा कि लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें और उम्मीदवार के गुण के आधार पर वोट दें, उनकी जाति के आधार पर नहीं। जी चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ मौजूद थे अभी एक्स IPS अमिताभ दास सर, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। एक अहम मुद्दे पर एक अहम बातचीत हो रही थी, जिसमें हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि हम अगर जाति से ऊपर उठ करके अगर समाज के बारे में सोचें, समाज में हम भी हैं, आप भी हैं, और हम एक दूसरे के बारे में सोचें, तो निश्चित तौर पे हमें विकासशील होने से, विकसित होने में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। और हमारे देश का जो राजनीतिक पूरा माहौल है, जो पूरे देश की राजनीतिक माहौल है, उस माहौल को भी हम बहुत ही शुद्ध कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव का मौसम आ रहा है, 2024 के लिए लोग शुरू हो गए हैं आज से ही अपना ज़मीन तैयार करने में। क्या हमारे समाज के लोग अब इस जातिगत व्यवस्था से ऊपर उठकर अपना प्रतिनिधित्व करने वाले को सही ढंग से पहचान पाएंगे? अगर ये कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे अन्य राज्यों की तरह या अन्य देशों की तरह हम भी विकसित होने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।